दिन 5 अप्रैल 2026 इवनिंग शिफ्ट फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन द डायमेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन जी यू नो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर जी इज -1 3 -2 okay, and dimensional formula for Planck's constant h is ml2 t -1 okay, and c is velocity of light and original it is lt -1. So put all these values in the given expression, you will get this expression. So it is now g m -1 l3 t -2 okay, h, and h is this m l2 t -1 okay, and velocity lt -1 okay, and lt -1 and power 5. So you can solve it. lt -1 की पावर 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 लिख सकते हो, यहाँ पे आप 5 लिख सकते हो अंदर ओके। और देख लो क्या हुआ, ये l3 है l2 है तो l ख़त्म, ठीक है जी, और m भी यहाँ ख़त्म हो गया देखो। अब बचा t -2 t -1 और नीचे बचा t -5, तो ये बन गया इक्वल टू, ये हो गया t -3 और नीचे से ऊपर जाएगा -5 तो ऊपर जाके हो जाएगा +5। सो बन जाएगा टी स्क्वेयर और ये बन जाएगा ऐसे और ये बन जाएगा टी। सो ये आ गया आपका m0 l0 t1। सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सो दिस क्वेश्चन सेज velocity time graph for a particle is shown in figure. So he is saying that this is origin. Find the magnitude of acceleration of the particle at t is equal to 10 seconds okay. सो भी 10 सेकेंड्स यहाँ हो गए सिंपल। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये टाइम इंटरवल हो गया आपका 10 सेकेंड्स, सो एक्सेलरेशन होगी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, सिंपल, ठीक है। अब डेल्टा वी यहाँ पे 0, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे यू नॉट है, तो हो गया यू नॉट -0 अपॉन यहाँ 10 -0 टाइम इंटरवल हो गया भाई। सो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया, सो ऑप्शन 1। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। सो ये पूछ रहा है कि 8 मर्करी ड्रॉप्स ज्वाइन होती हैं, एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप 4π3π रेडियस आप कैपिटल आर लेते हैं इज इक्वल टू 8 स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम, हर स्मॉल ड्रॉप का रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ से कट गया, ये भी कट गया, तो आर यहाँ से आ गया 2 की पावर 3 होता है 8, और ये हो गया 1/3, और ये हो गया आर ही बचा आगे फिर है ना, आर की पावर 3 और उसकी पावर हो जाएगी 1/3, तो आपके पास बचेगा बिग ड्रॉप का रेडियस होगा 2r, बिकॉज ये 3 से 3 कट गया और यहाँ पे 3 से 3 कट गया, तो पहला काम तो ये हो गया हमारा। अब ये पूछ रहा है कि रेशो फाइनल सरफेस एनर्जी, तो फाइनल सरफेस एनर्जी अपॉन इनिशियल सरफेस एनर्जी जो होता है वो सिंपली सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। तो फाइनली जो बनी है वो बड़ी ड्रॉप बनी है, उसका एरिया हो जाएगा 4πr² और 8 ड्रॉप्स का हो जाएगा 8 × 4π स्मॉल r²। सो ये कट गया, 4π भी कट गया, सो r की जगह लिखो 2r, इसकी पावर 2 अपॉन 8r² है ना, तो बन गया 4r² अपॉन 8r²। सो इट इज़ 1/2, ऑप्शन 3। सो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट, मैंने स्टडी स्टेट में आपको बताया है कि कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है तो फिर वो एक किस्म से ओपन सर्किट का काम करता है, मतलब इस आरएम में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो 2 वोल्ट की बैटरी अब सीरीज में लगेगी ऐसे, ये हो गया 2 वोल्ट और ये ऊपर बचा सिर्फ 2 और आगे बचा 6 मतलब ये वाला, ठीक है, और ये बीच वाला तो नेगलेक्ट हो गया। और फिर ये 2 फेरेड कैपेसिटर जो है ना, ये वाला ये ऐसे लगा है इसके साथ, 2 के साथ ऐसे, ठीक है। सो
यदि यहाँ से ऐसे कर दें ऐसे हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ 2 वोल्ट कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की बना, ये 6 ओम का यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ 2 ओम का है, तो फिर भाई यहाँ से क्या हो रहा है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लो, फिर इसके क्रॉस कर लो, इसके क्रॉस कर लेंगे तो फिर वही इसके क्रॉस होगा, कुछ पैरेलल में कैपेसिटर इसके साथ। तो भी इसके क्रॉस कितना होगा, फॉर्मूला बताया मैंने आपको, V1 होगा V R1/R1 + R2। तो वो V कितना है, V है 2, R1 कितना है, R1 भी 2, और ये दोनों रेजिस्टेंस कितने हैं, दिस इज R1, दिस इज R2। तो आ गया आपका 2 + 6, तो ये बन गया 4/8, मतलब ये बन गया 0.5। सो 0.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस निकाला है मैंने V1, ये वही कैपेसिटर के क्रॉस होगा, भी कुछ पैरेलल में है। सो 0.5 सेकेंड ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे की ग्रेविटेशन का क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स फ्रॉम हाइट 2r above the earth surface to the surface of earth। बोलेंगे मतलब ये जैसे अर्थ है आपकी, इट इज ए सॉलिड स्फीयर, ये तो इसका रेडियस r है, ठीक है, सेंटर हो गया वो। तो यहाँ 2r above the earth surface, मतलब यहाँ से वो डबल r पे यहाँ, तो ये जो डिस्टेंस जो है 2r, यहाँ से पार्टिकल सरफेस तक आया, ठीक है। तो सरफेस में जो एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज Gmm अपॉन सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं r। तो यहाँ कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे हो जाएगी -Gmm अपॉन सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया, 2r + r 3r, बस यही पॉइंट था। अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया सरफेस पे ना, तो फिर जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा डेल्टा U, वो हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका U1, ये U1 हो गया, और ये आपका U2 हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, U2 - U1। तो ये U2 कितना है, -Gmm अपॉन r, और ये कितना है, ये हो गया माइनस इंटू माइनस Gmm अपॉन 3r। तो भाई ये आ गया कॉमन, यहाँ से -Gmm अपॉन r आ गया कॉमन। तो जी यहाँ से बचा यहाँ 1, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया नहीं, लेकिन यहाँ आ जाएगा ये माइनस, हाँ जी हम कौन, -1/3। ठीक है जी। सो यदि हम यहाँ से इसको देख लें तो आ जाएगा -Gmm अपॉन r, और ये 3 आ गया नीचे, 3 - 1 2, तो ये आ गया आंसर -2/3 Gmm अपॉन r, इतना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये वाला ऑप्शन है। तो माइनस साइन का ध्यान रखें, ओके। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है इतना टेस्ला, परपेंडिकुलर टू कॉइल ऑफ रेडियस दी जा रही है कॉइल की, कॉइल का रेजिस्टेंस है इतना, तो करंट थ्रू दी कॉइल। तो भी पहले तो इसमें यहाँ से चलोगे कि phi = BA, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। सो phi = B की वैल्यू पुट कर दो, 2t² + 2t + 4, बिल्कुल सिंपल। A की वैल्यू को सर्कुलर है तो πr² एरिया हो गया उसका। तो इसको अब यदि हम फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन लगाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये हो जाएगा इंड्यूस में क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड में हो जाएगा d∅/dt, है ना। सो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना बन गया ये 4t + 2, ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से πr², पाई को ऐसे रखते हैं, बिकॉज पाई सॉल्व नहीं रख रहा है मेरे को यहाँ पे, r यहाँ दिया हुआ है 20/100। सो 20/100 हो गया मीटर में ना r, ठीक है। तो कितना आ गया ये 0.2 मीटर, तो यहाँ 0.2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये आ गया आपका इंड्यूस्ड EMF, और टाइम t 3 सेकेंड्स पे द रेजिस्टेंस आपका, तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस। इंड्यूस में कितना है, t की वैल्यू आप 3 भर दीजिए यहाँ पे। सो क्या 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 यहाँ भर रहा हूँ वैल्यू, प्लस 4, सॉरी नीचे वाले में भरनी है, 4 × t3 + 2 पाई, 0.0, 2 स्थानों के बाद ये 4 हो गया, ठीक है। अपॉन रेजिस्टेंस है जी
रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये आ गया 10, 4 दिए 12 और 2 के 14, ये हो गया 14 पाई 14 और आगे पाई को लास्ट में लिख देते हैं, ये हो गया 0/4 हो जाएगा, 2 0 और नीचे भी 10 है, तो ये हो गया 56, 14 के 56 होते हैं। सो 10 पर -2 को ला रहा है ऊपर ये, तो ये हो गया 5.6 और पाई इंटू नीचे बचेगा 100, तो 10 पर -2, ठीक है जी। तो निकाला क्या हमने, एम्पियर में आ जाएगा करंट, दिस इज इंड्यूस करंट, तो ऑप्शन 4 आ जाएगा इसमें। सिंपल था ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें। सो ये था जी आपका क्वेश्चन, कहाँ से है ये है रे ऑप्टिक्स से, सिंपल सा क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि यहाँ पे ध्यान लगाएं कि 2 कॉनकेव लेंस हैं ये वाले, ठीक है, ये 2 कॉनकेव लेंस हैं आपके, है ना, ये ऐसे ले लो, चलो ये पहला हो गया और ये हो गया दूसरा, ठीक है जी। सेपरेशन 15 सेंटीमीटर है, फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, ये ऑब्जेक्ट ओ इसके सामने रखा है ना, तो ये कहाँ बनाएगा, पहले वाला लेंस L1, तो फॉर L1 जो है, L1 की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो 1/v इज इक्वल टू हो जाता है 1/f प्लस 1/u, ये रहेगा, यस। तो यहाँ से v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा FU/f प्लस u, ठीक है जी। फोकल लेंथ इसकी -10, बिकॉज कॉनकेव है, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, तो देखते हैं इमेज कितनी दूर बनाता है। -10 इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 -15, u को नेगेटिव लेते हैं, साइन कन्वेंशंस -10 प्लस -15, तो भी माइनस इंटू माइनस प्लस 150 अपॉन -25, ठीक है, यही होगा 15 माइनस के और 10, बिल्कुल ठीक, तो 15 छिके, तो -6 सेंटीमीटर आएगा ये भी, तो भी 6 सेंटीमीटर आपका इधर को बनेगा ये इमेज आपका, ठीक है। यदि ये आपका ऑब्जेक्ट था ना यहाँ पे ऐसे, तो 6 सेंटीमीटर दूर इसका इमेज बनेगा, ठीक है, हमेशा सीधा इमेज बनाता है छोटे साइज का, तो ये बन गया, और ये कितने दूर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 6 सेंटीमीटर, ये बना भी, ठीक है। अब ये दूसरे लेंस से ये जो इमेज बना भी, ये दूसरे लेंस से कितने दूर हो गया, 15 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो 15 + 6, मतलब इस लेंस से दूसरे लेंस L2 से जो इस इमेज का डिस्टेंस है वो हो गया 21 सेंटीमीटर। तो ये जो इमेज फर्स्ट लेंस ने प्रोड्यूस किया, ये दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, और कितने दूर है, u इज इक्वल टू -21 सेंटीमीटर दूर है, L2 की बात करते हैं, ठीक है। u लग गया पता, फोकल लेंथ दिया हुआ -15, तो फिर आप v निकालो इसका, v' बोल देते हैं, तो हो गया f' u' अपॉन f' प्लस u' ये, तो पुट करें वैल्यू f' इसको बोल देते हैं, f' हो गया -15, u' हो गया -21 अपॉन कितना हो गया भाई, -15 प्लस -20, बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर किया, तो हो गया 15 × 21, ठीक है, इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया अपॉन 21 और 15, 21 10 31 36 हो गया, ये माइनस के 36, तो ये आ जाएगा अभी यहाँ से 3 का बराबर 2, 3 7 21, और ये हो गया 12 3 36 माइनस के 12, 3 का बड़ा दोबारा पर 2 माइनस के 4, 3 पंजे 15, ठीक है जी, -35/4 सेंटीमीटर। तो -35/4 सेंटीमीटर इस लेंस से इस तरफ कोई इमेज बनेगा इधर इस इलाके में फाइनल, और वो कैसे नेचर होगा उसका वर्चुअल, ठीक है। तो ये आ गया आपका तीसरा, देखो ये इतने सेंटीमीटर फ्रॉम L2 एंड वर्चुअल, तो आसानी था, इसमें सिंपल लेंस इक्वेशन लगानी थी और ये हो जाता, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आ गया आपका, इसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन से। तो बोलता है ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं दिए हुए नीचे, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट, यदि यहाँ से मास सबका सेम है, नो स्लिपिंग है, ठीक है, और सेम मास है, और सेम मास के कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, डिस्क एंड रिंग। तो बोलता है यदि इनको यहाँ से आप इसको यहाँ से
मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कौन, मतलब देयर इज नो स्लीपिंग, स्लीपिंग नहीं करेंगे चारों, तो बताओ कि यहाँ से कौन सबसे ज़्यादा हाइट अटेन करेगा। तो जिसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जिनकी सबकी क्या होगी, ट्रांसलेशनल भी होगी, रोटेशनल भी होगी काइनेटिक एनर्जी, तो वो टोटल होगी, फिर दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हाइट तक जाएगा, ऊपर तक। तो रिंग के केस में आपको पता है कि वैसे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन वाली, बिकॉज रोल करेंगे ना रोलिंग के केस में। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी KT बोल देता हूँ, वो हो जाएगी हाफ mv² ट्रांसलेशनल वाली प्लस हाफ I⍵² रोटेशनल वाली। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, बिकॉज आपके पास I होता है mk², k इज रेडियस ऑफ जायरेशन, ओमेगा होता है v² v/r v² r², ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं हाफ mv² कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचता है, हाँ जी 1 + k² अपॉन r², k है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यदि हम रिंग की बात करें तो रिंग के केस में क्या होता है, जो m की मास तो m है, तो m की स्क्वायर जो होगा वो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर से जो एक्सिस गुजर रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये होता है। तो यहाँ से k m से m कट गया, तो k = आ गया r, आ गया। अब दूसरे केस में दूसरा क्या है आपके पास, डिस्क ले लेता हूँ मैं ये वाली। तो डिस्क के केस में k m² जो होगा वो होगा हाफ m r², तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से और जो उसकी एक्सिस बनेगी वो बनेगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, तो उसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। तो m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से k कितना आ गया, r/√2। तीसरा बॉडी क्या है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए ऐसे भी हम करने लगे हैं, तो फिर सॉलिड स्फीयर के लिए m² कितना हो जाएगा, 2y, उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। तो यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो k आ गया आपका √2/5 और r आ गया, ठीक है जी। चौथी बॉडी क्या है, चौथी बॉडी सॉलिड सिलेंडर है, वो डिस्क का ही काम हो गया, ठीक है। चौथी ये होगी सॉलिड सिलेंडर और डिस्क की बात है यहाँ। तो अब मुझे बताइए कि k की वैल्यू r के बराबर है, यहाँ k की वैल्यू कम हो गई r से, यहाँ r है तो यहाँ r/समथिंग है, यहाँ भी और कम हो गई, ठीक है। तो जहाँ k की वैल्यू ज़्यादा है वो वाली उस बॉडी की टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो रिंग के केस में होगी भी, ठीक है। तो रिंग जो है इसका ऑप्शन होगा, रिंग की टोटल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो वो सबसे पहले मतलब ज़्यादा हाइट अटेन करेगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो उसका ऑप्शन था रिंग, रिंग मीन्स ऑप्शन नंबर 4। तो आइडियल गैस इक्वेशन दी जा रही है PT की पावर, थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन PT की पावर 3 = कांस्टेंट K, बट वो अच्छा गामा निकालना है इसमें, पोलिट्रॉपी कांस्टेंट गामा। तो भाई आपको पता है PV = nRT, सो T हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV, लिख दो, तो बन गया PV, ऐसे लिख सकते हो ना, = K, मतलब T की जगह रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल PV लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। तो बन गया P की पावर 4 और ये बन गया KV3 चला गया नीचे, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक। तो भाई यहाँ से P को आज़ाद करिए, तो P बन गया यहाँ से तो 4 है ना, ये ऐसे लिख सकते हो। तो बन गया PV, ये आ गया 3/4 इधर और = कांस्टेंट K लिख सकते हैं। अब तुम्हें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV गामा = कांस्टेंट K, तो कंपेयर कर लीजिए, तो गामा = 3/4 आसान ही था। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक वेव एग्जर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन विच इट फॉल्स, यस बिल्कुल सही बात है, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं उसको, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन जो सेकंड है R है वो A की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो A ऑप्शन 2, बोथ A and R are correct but R is not correct explanation of A, ओके, ऑप्शन 2। स्टेटमेंट है दोनों ट्रू हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद स्पीड दिस मच, टी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो डी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, H/mv, सो लैम्डा = 6.6 भर दो, 10 की माइनस कितना होता है 34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, हाँ, तो कितना होता है
9.1 × -31, ठीक है जी। वेलोसिटी कितनी से घूम रहा है 0.8 और सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸। तो मीटर में आंसर आ जाएगा और आंसर आएगा इसका 2। सिंपल। टी ब्रोगली वेवलेंथ पे सीधा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन टी ब्रोगली वेवलेंथ पे, ऐसा होता नहीं वैसे है। हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीज बाई 20%, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इतनी, ठीक है। तो वेलोसिटी नहीं हो जाएगी 20%। पुरानी वेलोसिटी यदि v थी तो उसको 20% उसी का डिक्रीज करना, 20% ऑफ v जो है वो उसमें से कम हो गया। तो v डैश कितना हो गया, v माइनस 1/5 v हो गया, ठीक है जी। तो कितना हो गया ये, तो यह 5 v कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, ये बचा। तो कितना आ गया ये 5 - 1 4/5v, नई वेलोसिटी होगी 4/5v। तो नया वेवलेंथ क्या हो जाएगा, है ना। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वो यदि इनिशियल वेवलेंथ यदि लैम्डा नॉट थी तो h/mb, h/mb मतलब लैम्डा होता है ना h/mb। तो h और m को तो बिल्कुल कांस्टेंट है यहाँ पे, तो v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब v डैश के हो गया। तो लैम्डा डैश जो नई ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो 5y, बिकॉज यहाँ v डैश की वैल्यू भरेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये 5/4 ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब लैम्डा डैश जो होगा वो हो जाएगा 5/4, और यहाँ से लैम्डा जो था शुरू वाला वो कितना दिया था लैम्डा नॉट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v था। तो 1/v को लिख सकते हो लैम्डा नॉट, तो 1/v को तुम लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो तुम क्या लिख सकते हो लैम्डा नॉट। तो ये आ गया, तो लैम्डा डैश आ जाएगा यहाँ से 1.25 लैम्डा नॉट। तो बोल रहा है कि इतनी है, तो लैम्डा इसको यदि अल्फा बोल रहा है वो, तो अल्फा कितना हो गया 1.25, थर्ड ऑप्शन होगा इसका। और आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। तो ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुआ है इस वाले सेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं कि ब्लॉक ऑफ मास ये रेस्ट पे है यहाँ पे, इंटरनली होल सिस्टम इज मूविंग विद वेलोसिटी, ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। अपवर्ड कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो इसका यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको सिंपल तरीके से, कि ये एक बॉडी यहाँ रखी थी, ऐसे रखी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि ये एंगल थीटा है तो फिर यहाँ प्लस का निशान बना दो, लो जी बना देते हैं, ये बन गया प्लस का निशान, ठीक है जी। तो फिर यहाँ पे ये जो आपका इसका वेट होगा, मास यदि m है तो वेट नीचे को होगा, ऐसे कितना होगा mg। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन का इस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर। और बॉडी यदि नीचे को खिसकेगी मान लो, तो फ्रिक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट आएगा ऐसे, और नीचे का जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, वो आ जाएगा यहाँ को mg का कौन सा कंपोनेंट होता है डाउन द इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है कि बॉडी तो रेस्ट में, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी मूव भी तो कर रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा देखो यहाँ, इससे हम इसको ये लिख सकते हैं कि इसको यदि मैं बड़े ध्यान से देखूँ, ऐसे ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, देखो दिख रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर कोई हो गया, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन वेलोसिटी होगी, ठीक है। सो यदि हम देखें तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन तो लग रहा है इधर को, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में ये कौन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई इस तरफ, वेलोसिटी है ना इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो गई। और ये एंगल कितना दिया है थीटा, बिल्कुल ठीक, ठीक है। इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दो यहाँ पे, लो जी कर दी, लो। अब क्या हो रहा है देखो यहाँ से, यदि एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये कितना बचा, ये वाला बचा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब पूछ रहे फ्रिक्शन के द्वारा कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो से पहले तो t 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में ये कितना वेलोसिटी कितने से भाग रहा था 4, और टाइम t कितना सेकेंड है 2 सेकेंड। तो फिर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी यहाँ से /vt, वेलोसिटी 4 और टाइम 2, 8 मीटर डिस्टेंस करी होगी ट्रैवल।
तो फिर वर्क डन का फॉर्मूला लिख दो। तो वर्क डन क्या होता है, हाँ एफ एस कॉस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ क्या है 90 माइनस, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क पूछ रहा है ना, तो फ्रिक्शन के द्वारा ये कितना एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट से 90 माइनस थीटा। अब एफ की वैल्यू पुट कर दो, एफ किसको बैलेंस कर रहा है एम जी साइन थीटा को, तो लिख दो एफ की जगह एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। एस एस ये निकाला मैंने 8 मीटर इंटू 8, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर, मास इसका 1 kg है, जी की वैल्यू 10, तो हो गया 1 इंटू 10 इंटू 8 साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया 80 साइन स्क्वायर थीटा, 80 साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा आंसर, ये होगा दूसरा 80 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन भी दिया जा रहा है, यहाँ कुछ और कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 90, ठीक है 90 कर लो या साइन 2 थीटा कर लो यहाँ पे, तो ये ऑप्शन बी है, तो ये हो गया। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। सो आगे चलते हैं। सो यूनिफॉर्मली ये बोल रहा है यूनिफॉर्मली एंगुलर एक्सेलरेटेड व्हील, अच्छा रोटेट्स थीटा 1 इन फर्स्ट 2 सेकंड्स एंड थीटा 2 इन नेक्स्ट 2 सेकंड, तो टोटल सेकंड कितने हो गए 4 सेकंड, 2 पहले 2 बाद में ना, ठीक है। इनिशियल एंगुलर स्पीड, सो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले 2 सेकंड में कितना हो गया इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, हाँ तो आपको बताइए कि वो फॉर्मूला होता है ना एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड तो 0 है, तो बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, एक जगह होगा अल्फा और आगे होगा टी स्क्वायर, तो भाई यहाँ हो गया हाफ अल्फा टी की जगह 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 2 दूनी 4, 2 अल्फा हो गया भाई, ठीक है जी। ओके उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो इन फर्स्ट, टोटल टाइम कितना है 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड में निकाल लो, देखते कितनी आती है। तो ये है आपकी हाफ अल्फा 4 स्क्वायर, तो बन गया 16/8 मतलब 8 अल्फा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 देन थीटा 2 अपॉन थीटा 1, अच्छा सो ये बना एंड थीटा 2 इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, ये निकालना पड़ेगा। देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, पहले 2 सेकंड में कितनी हुई 2 अल्फा, और अगले टोटल 4 में कितनी हुई 8 अल्फा, तो नेक्स्ट 2 सेकंड्स में कितनी हुई, दोनों को घटा दो, 8 अल्फा माइनस 2 अल्फा, कितना अल्फा हो गया 6 अल्फा। अब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट 2 सेकंड्स में थीटा 2 बोल रहा है इसको थीटा 2 बोल रहा है, जैसे बोल रहा है वैसे लिख दो। तो थीटा 2 यहाँ से कितना आ गया 6 अल्फा, और क्या बोल रहा है पहली लाइन इट रोटेट्स थीटा 1 इन फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड्स में इसको थीटा 1 बोल रहा है, इसको थीटा 1। फिर बोल रहा है कि इनिशियल एंगुलर स्पीड तो 0 है, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 निकाला, अभी थीटा 2 ये है, थीटा 1 ये है। बस इसमें रखना ध्यान कि टोटल जो जर्नी है वो 4 सेकंड्स की है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट 2 सेकंड्स में इतनी होगी, अब 4 सेकंड्स में इतनी होगी, तो बीच वाले जो 2 सेकंड बच गए तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, पहले 2 सेकंड और नेक्स्ट 2 सेकंड, तो नेक्स्ट 2 सेकंड्स का मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 6 अल्फा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि थीटा 2 अपॉन थीटा 1 निकालो, देयरफॉर थीटा 2 अपॉन थीटा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 2 इज 6 अल्फा एंड थीटा 1 इज 2 अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल एंड इट इज 3, सो इसका ऑप्शन आ जाएगा ये 2, सेकंड ऑप्शन में आंसर इज 3। अच्छा क्वेश्चन था ये, और आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन सेल पे दिख रहा है मेरे को, कनेक्टेड सेल को कनेक्ट कर दिया, करंट इतना आया, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस इतना, फिर सेम 2 सिचुएशनें दी हुई हैं, है ना, पहले 20 ओम रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस 2 ओम कर दिया, सेल सेम ही है, तो ये ई सेम रहेगा, मतलब तो करंट क्या होता है उसमें ई अपॉन आर प्लस आर, ये होता है ना करंट, ई निकालो, तो ई बन गया आई इंटू आर प्लस आर। अब बस इसकी एक इक्वेशन बनाओ पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ई इज इक्वल टू करंट कितना 0.25 बिल्कुल ठीक, आर कितना 20, इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है आर मान लो। दूसरी सिचुएशन में देख लेते हैं, करंट तो 2 एम्पियर हो गया, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 हो गया, प्लस आर पता करना है,
तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोल रहा है, एस एल तो सेम ही है, तो इसका मतलब उसका ई तो सेम ही है, तो इन दोनों इक्वेशनों को बराबर कर दो, आंसर आ गया। सो 2 इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस आर, 2 इंटू 2 प्लस आर इज इक्वल टू 0.25 इंटू 20 प्लस आर। देख लेते हैं भाई, तो आ गया 4 प्लस 2 आर इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, 25 दूना कितना होता है 50, और डेसिमल आ जाएगा 2 प्लेसेस के बाद, ठीक है जी। तो आगे आ जाएगा ये 0.25 आर, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ और इसको परे ले जाओ, तो कितना आएगा, ठीक है। सो ये आएगा 25 इंटू 20, तो जी 25 दूना 500 आ जाएगा ना, तो डेसिमल लगेगा 2 प्लेसेस के बाद, ये 5 ही आ जाएगा, 5। पच्चीस दूना 50, दो बिल्कुल ठीक ही है, 5 ही आ जाएगा। तो कितना आ गया ये, S4 को पर स्कोर है, तो बन गया 2r माइनस 0.25r इज इक्वल टू 5 माइनस 4। सो ये बन गया आपके पास, r कॉमन आ गया, अंदर बचा 2 माइनस 25/100 का मतलब 1/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से r आ जाएगा, ये हो गया आपके पास 8 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1। तो आ जाएगा 7/4 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज आर आ जाएगा 1 या 4/7। यस, ऑप्शन 1। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इस इक्वेशन को आपने 2 सिचुएशन में, इस इक्वेशन को 2 सिचुएशन में लिखना था बस, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का निकल जाना था। तो जैसे ये बोल रहा है कि इस न्यूक्लियर का करना है कुछ, क्या करना पड़ो, कार्बन का ही, तो इसका एटॉमिक मास AMU में इसका जो मास है वो 12 ले लेंगे हम, ठीक है। बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का दिया हुआ है। तो पहले तो लिखेंगे इसकी बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, मास डिफेक्ट इनटू कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, लगभग 932 से, है ना। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं, ZMP, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, मास ऑफ प्रोटॉन MP मान लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी न्यूक्लियस में होते हैं A-Z, हम ये न्यूक्लियस ले रहे हैं ऐसे जनरल। और उसी की तरह ये कार्बन 12 है और नीचे 6 है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जो 12 है मानेंगे हम एटॉमिक मास यूनिट में, है ना, और इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 932 से, तो आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वही यहाँ से Z की वैल्यू, Z इस न्यूक्लियस में Z कितना है 6, ये है 6 इंटू MP 1.00, ये वाली वैल्यू भर दो, 7276 प्लस A माइनस Z में 12 माइनस 6 भी 6 ही हो गया, MN की वैल्यू भर दो 1.008664 माइनस 12, मास ऑफ न्यूक्लियस हम मान लेंगे एटॉमिक मास यूनिट में 12, और इसको आप मल्टीप्लाई करो 932 से, और MEB में आंसर आ रहा है। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ रहा है, तो बाइंडिंग पर न्यूक्लियन के लिए मास नंबर A से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बटा A भी करते जाना है आपने, बटा A का मतलब 12, A मीन्स है मास नंबर, ठीक है, बटा 12 भी करना है। तो बस इसको बटा 12 कर दो, हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 12, और आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये पहला ऑप्शन आ जाएगा 7.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आसानी था, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालिए, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए मास नंबर से डिवाइड भी करना है, मतलब 12 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये था भी टफ, है ना। दिस वाज दी वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस दो पूछा गया इस बार, ये वाला। तो भी इस क्वेश्चन में स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज दिस B0 एक्सपोनेंशियल माइनस पावर लैम्डा r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज्ड एंड, ये हिंज्ड एंड है, हिंज्ड कब्जा लगाया यहाँ पे, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि हिंज्ड एंड ऑफ द रॉड से जो ये डिस्टेंस r है वो दी हुई है, EMF इंड्यूस अक्रॉस द आर्म्स ऑफ द रॉड फॉर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से घूमेगी तो
कितना इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, मोशनल ईएमएफ आएगा ना। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर अंदर को इनवर्ट डायरेक्शन में। यहाँ पे आपको ना इस डिस्टेंस पे यहाँ पे आके आपको एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, ये जिसकी जो डिस्टेंस है, जिसकी जो विड्थ है मतलब डी आर ले ली मैंने, ठीक है। तो इसके एंड्स के क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो तुम्हें पता है कि वैसे फॉर्मूला होता है बल्लभ BBL, ये होता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ इस एलिमेंट के क्रॉस कितना हो जाएगा, स्मॉल होगा, DE है ना, DE बोल देते हैं, ठीक है। इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB और DL की जगह क्या है, इसकी लेंथ कितनी ली है मैंने, DR, ये हो जाएगा। अब ये घूमेगी ऐसे DR मैंने इसकी लेंथ ले ली, तो फिर ये एलिमेंट घूमेगा तो ऐसे एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा ऐसे, ठीक है। तो ये होगी आपकी लीनियर वेलोसिटी V इज इक्वल टू कितनी होगी, R ओमेगा होती है, तो V की जगह R ओमेगा लिख दो। तो वही DE हो गया यहाँ से R ओमेगा BDR, ये हो गया। सो इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ इस स्मॉल एलिमेंट के क्रॉस डेवलप होगा, स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि पूरी रॉड की लेंथ कितनी है, पूरी रॉड की लेंथ ले लो कितनी, L, ठीक है। लिखिए इसमें कहीं पे, हाँ ये लिखिए। तो पूरी लेंथ पे कितना होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा दोनों तरफ, करिए इसको इंटीग्रेट, R ओमेगा R, हाँ ओमेगा B आ गया, R तो वेरिएबल है तो ये आ गया R ओमेगा R, ठीक है। B की वैल्यू पुट कर दो, B0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा R और आगे है DR। इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ लिमिट हो जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेके L मतलब। तो यहाँ आ गया E, आ गया इंड्यूस्ड, इसको सॉल्व करके जो आंसर आना वो देखना है आपने। सो भाई यहाँ से ये बन रहा है मेरे पास, खतरनाक बन रहा है ये देखो, क्योंकि यहाँ R है वेरिएबल, तो ओमेगा B0 को बाहर लाओ, ओमेगा B0 बाहर आ गया। अब बताओ अंदर क्या बचा, 0 to L, बिल्कुल ठीक, R, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा R DR। तो जी यहाँ पे ये यदि U है तो ये मेरा है V। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स एक फार्मूला होता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ UV। इसका फार्मूला होता है कि पहले को ऐसे लिख दो, दूसरे की इंटीग्रेशन ले लो, माइनस एक इंटीग्रेशन लो, फिर दूसरे की इंटीग्रेशन लो और पहले का डेरिवेटिव ले लो, ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, ठीक है। तब ये क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। 2 फंक्शन आ गए ना यहाँ पे, तो ये लगा देते हैं। अब तो देखो लगाने से क्या होगा, E इज इक्वल टू अब बड़ा होता जाएगा, ओमेगा B0 तो रहेगा, ये देखो अंदर। अब ये लगाओ जरा, लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पहुँच गया U को ऐसे लिख दो R, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन है V का, मतलब इंटीग्रेशन लेना है किसका, V की जगह क्या है माइनस लैम्डा R और आगे DR, ये आ गया और लिमिट वो ही रहेंगे, लिमिट तो लेनी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा पहुँच गया मैं यहाँ माइनस, बिल्कुल ठीक। इंटीग्रेशन V का भी किया मैंने, ये वाली चीज़ दोबारा लिखनी है, लिखो 0 to L E की पावर माइनस लैम्डा R DR, बिल्कुल ठीक। और DU का मतलब R की इंटीग्रेशन, U की जगह R है ना तो R की इंटीग्रेशन हो जाएगी 1, सॉरी R की डेरिवेटिव रहेगा 1, इंटीग्रेशन तो R² 2 होगी। डेरिवेटिव ऑफ U की जगह क्या है मेरा R, तो डेरिवेटिव ऑफ R क्या होगा 1, ठीक है। सो अब यहाँ पहुँच गया मैं और ये ब्रैकेट हो गया यहाँ क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं और यह जगह E इक्वल टू ओमेगा B0 तो छेड़ना नहीं है, या B0 ओमेगा लिख रहा है कहीं आंसर में, तो B0 ओमेगा लिख लो, कोई बात नहीं। ये आ गया देखो R, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स की इंटीग्रेशन वही होती है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और यदि कांस्टेंट होगा वो नीचे आ जाएगा, तो कांस्टेंट यहाँ माइनस लैम्डा है तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी माइनस लैम्डा R, और जो कांस्टेंट है वो माइनस लैम्डा है तो नीचे आ जाएगा माइनस लैम्डा, हो गया काम, ठीक है। और ये जो लिमिट है आपके, ये ऐसे करते हैं ऐसे, इसके लिमिट चले जाएंगे लास्ट में 0 to L, इंटीग्रेशन मैंने ओपन कर दी, ये आ गई, ये देखो इसकी अभी लिखी मैंने, क्या लिखी, R E की पावर माइनस लैम्डा R अपॉन माइनस लैम्डा, ठीक है। और फिर इसको फिर दोबारा विद रिस्पेक्ट टू R इंटीग्रेट करना है, दोबारा करना है ना, इंटीग्रेशन का निशान दोबारा है यहाँ पे, तो ये आ गई, ठीक है जी। अब इसको देख लेते हैं, E इज इक्वल टू B0 ओमेगा, तो भाई यहाँ से
पहले आर वेरिएबल ना, आर की जगह पहले एल भरेंगे फिर जीरो भरेंगे, देखते क्या आता है। तो आर की जगह एल भरो तो बन गया एल एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा, आर की जगह एल भरो एल अपॉन माइनस लैम्डा, ठीक। और जब जीरो भरोगे तो यहाँ जीरो भरोगे सारा जीरो हो जाएगा, तो माइनस जीरो, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी, माइनस जीरो आ गया, ठीक है। आगे क्या है माइनस, अभी तो इसकी इंटीग्रेशन दोबारा करनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसकी इंटीग्रेशन थी ना वी की इंटीग्रेशन थी, तो इंटीग्रेशन यहाँ आर नहीं था एक्चुअली, ये वी था, वी की जगह क्या है, वी की जगह ये तो है एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा आर, तो एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा आर वी की इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, वी की इंटीग्रेशन ये थी, ये वाली, ये वाली, तो ये लिखनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो भाई अब इसको बड़े ध्यान से देखें तो इसकी करो अब दोबारा, तो माइनस को ऐसे रहने दो, तो माइनस 1 अपॉन लैम्डा को बाहर ले आओ ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, लिमिट चले जाएंगे लास्ट में, 0 to L तो रहेगा 0 to L तो हर जगह लिख ही दो, सो 0 to L लास्ट में चलेंगे, खोलने लगा मैं इसको, तो फिर लिख दो इसकी e की पावर माइनस लैम्डा आर अपॉन क्या हो जाएगा नीचे दोबारा माइनस लैम्डा, अब हो गया भाई ये, ठीक है। अब इसको यहाँ देखो बस हो गया, ये तो बन गया e इज इक्वल टू बी नॉट ओमेगा, तो बन गया आपके पास L e की पावर माइनस लैम्डा L अपॉन माइनस लैम्डा, ये तो जीरो है यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और एक और माइनस आ गया तो ओवरऑल माइनस बचा यहाँ, तो 1 अपॉन क्या बचा लैम्डा स्क्वायर। और अब यहाँ पहले मैं भरूँगा e की पावर माइनस लैम्डा, आर की जगह क्या भरोगे L अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, माइनस e की पावर माइनस लैम्डा, आर की जगह क्या भर दिया अपर लिमिट अपॉन माइनस लैम्डा भी है, लेकिन उसको मैंने बाहर लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखो क्या है, ये बाहर आ चुका है, देखो यहाँ, ठीक है, 3 बार माइनस आ गया मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस रहेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ देखते हैं ना e की पावर माइनस लैम्डा पर आर की जगह अब क्या पुट करना है, लोअर लिमिट क्या है 0, तो e की पावर 0 हो गया, e की पावर 0 बन गया e की पावर माइनस 0, तो e की पावर 0 किसी भी चीज़ की पावर 0 मीन्स 1, तो अब ये सीधा हुआ क्वेश्चन। तो अब ऑप्शन इसका 3 है, 3 को देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अभी देखो बी नॉट ओमेगा, बिल्कुल ठीक, यह आ गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप लिखो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो भाई इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, यहाँ 1 लिख सकते हो ना, 1 अभी बताया मैंने, ये आ गया 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो ये पहले लिख दिया लो। उसका लैम्डा स्क्वायर की दूसरी टर्म ये है माइनस ये वाली माइनस, हाँ जी क्या है e की पावर, e है यहाँ पे, ये e की पावर माइनस लैम्डा L अपॉन क्या है भाई नीचे लैम्डा स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, ये भी आ गया। उसके बाद लास्ट टर्म ये है लैम्डा वाली, तो माइनस L अपॉन लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा L, तो ये बन गया आपके पास, तो ये बनेगा आंसर। खतरनाक क्वेश्चन था, तो ये था। आपको एक स्मॉल एलिमेंट लेना है जिसकी लेंथ dr है, तो उसके क्रॉस जो मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट विल बी VBL, जनरल फॉर्मूला बताया मैंने ये तो आपको, है ना। तो उसके क्रॉस हो जाएगा V इंटू बी इंटू dr, ठीक है, और V की वैल्यू r ओमेगा पुट कर दी, ठीक है, ओमेगा की जगह यहाँ ओमेगा ही है, ठीक है, और B की वैल्यू पुट कर दी। फिर अब जैसे हम यहाँ पहुँचे, क्योंकि यहाँ मतलब जीरोस की लेंथ यहाँ थी, तो जैसे पूरी रॉड यहाँ खत्म हुई थी, टोटल लेंथ है L, तो अपर लिमिट होगा L, ठीक है। अब यहाँ ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, तो उसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ये लगा दिया मैंने, पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो ये सारा मैंने u को मैंने r बोल दिया और v को मैंने e की पावर माइनस लैम्डा r बोल दिया। फिर मैंने सॉल्व किया, सारे को दोबारा सॉल्व किया और आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन खतरनाक। चलिए आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन रहेगा 3। तो ये था क्वेश्चन डेंजरस, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ये फॉर्मूला लगा यहाँ पे। तो भी आगे देख लेते हैं, ये है 2 थिन लेंसेज, क्या बोल रहा है 2 थिन लेंसेज,
आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट यूनिट देन कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज इफ। तो इसमें से एक ऑप्शन बी को ट्राई कर लेते हैं सीधा ही। तो ऑप्शन बी आया, तो ट्राई कैसे करना है बता रहा हूँ। देखो जब भी दो लेंसों को हम कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होती है वो ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम, ये होता है फॉर्मूला। दो की बात करें तो देखो जी यहाँ से आता है रिजल्टेंट फोकल लेंथ एफ है, तो ये फॉर्मूला होता है ना। 3 है तो आगे तीसरा भी आ जाएगा 2, ठीक है जी, इम्प्लाइज एफ यहाँ से निकल गया। तो यदि मैं ये वाला ऑप्शन देखता हूँ ये दूसरे वाला, तो इसमें कन्वेक्स लेता हूँ एक मैं, दूसरा कॉनकेव। तो कन्वेक्स की ज़्यादा ले लेता हूँ, पूरा ज़्यादा वैल्यू लो, तो मैंने 20 ले ली, ठीक है। और कॉनकेव वाले की मैंने कम लेनी है तो 10 ले ली, लेकिन उसकी फोकल लेंथ फॉर्मूले में नेगेटिव पुट करते हैं ना। सो 20 प्लस माइनस 10, देखते हैं क्या आता है आंसर। आ गया -200 और ये आ गया -30। सॉरी कितना आ गया, 20 माइनस 10 आ गया। तो ये आ गया यहाँ से काट के -20। तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बाद एक इक्विवेलेंट लेंस बना, उसकी फोकल लेंथ क्या आई, नेगेटिव आई। तो नेगेटिव आई, तो नेगेटिव होती किसकी है, सिस्टम विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव लेंस। सिस्टम ऑफ टू लेंसेज विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव लेंस, कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज ए कॉनकेव लेंस। तो सेकंड ऑप्शन ओके है, ठीक है। तो यदि दो लेंस लें हम, एक आपका कॉनकेव है ऐसे और दूसरा जो है वो कॉन्वेक्स नहीं है, कैसा है, सॉरी पहले वाला कॉन्वेक्स है और दूसरे वाला क्या है, कॉनकेव है, ऐसे इनको ज्वाइन करते हैं। तो इसकी फोकल लेंथ यदि f1 ले लेते हैं, इसकी f2 ले लेते हैं दूसरे वाले की, तो ये कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा कॉनकेव लेंस की तरह यदि f1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा f2 से। f1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा होगा f2 से। तो यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड में 20 लिया था और ये कितना लिया था, 10 लिया था। तो 20 बड़ा ही होता है 10 से। तो उसी से तो मैंने ट्राई किया, एक किया 20 मान के, दूसरे 10 मान के। आंसर बिल्कुल नेगेटिव फोकल लेंथ आ रही है, मीन्स इक्विवेलेंट लेंस विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव लेंस। सो एक और ये खतरनाक क्वेश्चन 19 नंबर पे। तो इस क्वेश्चन में यदि ध्यान से देखें तो एक पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है ओरिजिन से। तो इसका मैं मैग्नीट्यूड देखता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड, तो ऐसे है ही, ठीक है। देख लेते हैं मैग्नीट्यूड क्या आता है वेक्टर फॉर्म में। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। इस जो x कंपोनेंट है इसका होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर, तो v0/√2 का होल स्क्वायर प्लस v0/√2 का होल स्क्वायर, और उसका क्या लेते हैं रूट, ऐसे निकालते हैं ना मैग्नीट्यूड। तो ये कितना आ जाएगा, ये चीज़ कितनी बार आ गई, तो आ जाएगा v0/2, ये आ जाएगा v0/2 और उसका रूट, तो ये आ जाएगा 2v0/2, 2 से 2 कैंसिल, तो मैग्नीट्यूड तो v0 ही आ गया। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने v0 रखना दिमाग में, है ना, मैग्नीट्यूड से काम करेंगे हम v0। एक ये बात होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, जिस स्पेस में इसने एंट्री लगी है दोनों फील्डें प्रेजेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी I मीन्स x डायरेक्शन में। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट x = L, ठीक है। x = L पे इसकी स्पीड क्या होगी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा इसमें, ठीक है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी इसमें। सो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, वहाँ से निकल आएगा ये स्पीड। इनिशियल स्पीड तो मैंने निकाल दी, मैग्नीट्यूड में v0 है, ठीक है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स इस पार्टिकल पे लगेगा तो भी देखो ये होता है QB×B, है ना। तो इसमें बड़े ध्यान से सुन लो, ये जो फोर्स लगेगा ये परपेंडिकुलर होता है V वेक्टर के। तो फोर्स परपेंडिकुलर होता है V वेक्टर पे, तो ऐसे होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सेंटर की तरफ हो गया फोर्स और वेलोसिटी हो गई ऐसे परपेंडिकुलर टेंजेंशियल। तो फिर ये फोर्स वर्क डन कितना आएगा, एंगल 90 हो गया फोर्स, और जिस तरह वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो वर्क होता है Fs cos थीटा, यहाँ थीटा कितना हो गया 90, जैसे cos 90 चलेगा यहाँ पे तो आंसर वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पार्टिकल को फोर्स लगना है उसकी वजह से वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड वाला 0 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क इस पर नहीं करेगी, ऐसे समझो, बात खत्म हो गई। तो कौन करेगी, सिर्फ दूसरी फील्ड कौन सी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क होता है स्मॉल वर्क, वो आपने पढ़ाया है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होता है QE, ठीक है, QE आगे dx लिख दो बिकॉज x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट QE की वैल्यू पुट कर दो,
इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वर्क निकालने लगे। एक्सपोनेंशियल फिर आ गया, एक्सपोनेंशियल के पीछे पड़ा था, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और आगे आ गया डी एक्स। बस हो गया क्वेश्चन। ये वर्क डन यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ से डब्ल्यू हो गया क्यू ई नॉट और ये बचा आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स और आगे क्या है ये डी एक्स। और लिमिट लेने हैं, कहाँ तक लेके जाना है इसको, कितने दूर लेके जाना है एल तक। तो एक्स इज इक्वल टू 0 से कहाँ जाओगे एल, 0 से कहाँ जाओगे कैपिटल एल। करिए इसको सॉल्व। तो बन गया क्यू ई नॉट, क्या बताया मैंने इसका कैसे होता है, यही आंसर होता है लेकिन जो ऊपर कांस्टेंट होता है वो नीचे भी लिखना होता है बस। तो लिमिट चले जाएंगे लास्ट में, क्या है लिमिट 0 to L। तो ये आ गया वर्क क्यू ई नॉट अपॉन माइनस लैम्डा बार को आ गया और अंदर आप पुट करोगे पहले तो ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स की जगह पहले एल लिखोगे, ठीक है, फिर आप लिखोगे माइनस लगा के ई की पावर लैम्डा इंटू एक्स जगह के लिखोगे 0, एक्स जगह लिखोगे 0। तो आ गया करेगा क्यू ई नॉट अपॉन माइनस लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एल और ई की पावर ये हो गया 0 है ना, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब 1। तो ये आ गया ये, ठीक है जी। सो यदि हम बड़े ध्यान से देखें, इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओ तो क्या लिख सकते हो इसको आप, क्यू ई, हाँ ई नॉट है, क्यू ई नॉट, नेगेटिव अंदर जाएगा तो एक पहले हो जाएगा ये बाद में हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एल, ये हो गया देखो बिल्कुल ठीक। तो ये होगा वर्क, ठीक है। तो वर्क हो गया ये आपके पास, फिर लिख देते हैं क्यू ई नॉट। ये वर्क किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करेगी चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, क्यों बताया मैंने ऊपर क्यों नहीं करेगी, ठीक है। तो बिकॉज फोर्स और वेलोसिटी में एंगल 90 होगा ना, 90 होगा तो फिर वर्क डन बाई फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है उसको ज़रा किया गया वर्क 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वर्क होगा वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये होगा। हो गया क्वेश्चन। अब आप क्या बोल रहा है कि शुरू में इसकी वेलोसिटी कितनी बताई थी मैंने v0, ठीक है। तो W वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। नाउ W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाँ हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की, क्योंकि उसकी वेलोसिटी v0 थी शुरू में, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, इज इक्वल टू वर्क डन। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये लगेगा यहाँ पे। तो जी यहाँ से आप बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ से मेरे को v निकालना है, आप W की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो ये बन गया आपके पास v² माइनस v0² इज इक्वल टू W की वैल्यू लिखो m/2 यहाँ कॉमन ले लिया, उधर जाके 2/m हो जाएगा, 2q/e0/m हो जाएगा, m यहाँ m/2 इधर से परली तरफ 2/m हो जाएगा, ठीक है। और अंदर कौन है 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एल, वैल्यू पुट कर दी ऊपर वाली, ये आ गया। अब ये आपको पता है कि यहाँ से हमें निकालना है v की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल स्पीड पूछ रहा है। तो दूसरी तरफ चला जाएगा v0 का स्क्वायर और इधर चला गया दूसरा प्लस हो गया, बाकी सारे वैसे लिख दो 2q/e0 ओवर लैम्डा m, 2q/e0 ओवर m। अच्छा यहाँ लैम्डा छूटा है कहीं है, देखो ये लैम्डा छूट गया, यहाँ लैम्डा भी था, लैम्डा भी था, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा भी था, लैम्डा m, ठीक है। q/e0 आगे बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एल। तो ये आ गया b का स्क्वायर, तो इसका दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, सारे का सारा ये रूट हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा ऐसे। तो ये आएगा आंसर, ये आ जाएगा शायद आपका थर्ड ऑप्शन है, देखो v0 का स्क्वायर प्लस 2q/e0 अपॉन लैम्डा m 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एल, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन 3। तो भाई ये था, ये देख लीजिए आप, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है जी। सो ये बन गया आपको क्वेश्चन। अब तो ये था, ठीक है। तो एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकल गया, उसकी वेलोसिटी उसकी v0 थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही वर्क आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं आएगा। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उस वर्क डन की वजह से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लग गया, देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, हो गया। तो भाई ये मेरे को लग रहा है होने वाला है काम अब ख़त्म। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है कि डेंसिटी से
वेलोसिटी अर्थ पे इतनी होती है, एस्केप आपको पता ही है। प्लेनेट की रेडियस हाफ है अर्थ से और डेंसिटी सेम है अर्थ के। अच्छा, तो एस्केप वेलोसिटी ये पाएगी, तो एन कितना है। पहले आपको ना जनरल फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का पता होना चाहिए, घुमा दिया इसने, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये ऐसे लिखो इसको है ना, डेंसिटी के रूप में 2gm/r होता है शायद। तो एक ऐसे प्लेनेट पे चले जाओ आप जहाँ इसको रेडियस के, नए प्लेनेट पे जाके अभी देखते हैं, पहले डेंसिटी या रेडियस के रूप में फॉर्मूला बनाना है, तो मास को तोड़ना पड़ेगा। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये आ गया जी, वॉल्यूम क्या होगा अर्थ का 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी कितनी है मान लो रो, और नीचे आर भी है, ये बन गया। कुछ नहीं किया मैंने, मास को ब्रेक कर दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में। वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³ क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है, और डेंसिटी रो, एक आर नीचे भी था। तो यदि मैं देखूँ यहाँ से तो डेंसिटी तो सेम है, तो इसका डेंसिटी भी कांस्टेंट हो गई। तो आर की पावर 2 बचा यहाँ ना, ये कट गया ना ऊपर, आर की पावर 2 बचेगा और उसका रूट है तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ही बचेगा, उसके रूट भी है। तो इसका मतलब नए प्लेनेट पे जाके जो रेडियस है वो कितनी हो गई, हाफ हो गई। ठीक है, तो मतलब आपका जो फॉर्मूला बना ये वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ये बना, और नए प्लेनेट पे जाके रेडियस आधी होगी, डेंसिटी सेम रही, डेंसिटी मैंने सेम कर दी, कांस्टेंट आ रही है। तो नए प्लेनेट पे जाके रेडियस आधी होगी तो यहाँ भी आर की जगह r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि नए प्लेनेट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वी डैश इज इक्वल टू 1/2 और r। ठीक है, अब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r जो है, मतलब r को वी लिख दो, तो ये बन गया VE/2। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि VE/n, तो n की जगह क्या दिख रहा है 2, तो 2 आ गया, सिंपल था। तो इसको देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। सीरीज RL सर्किट रेजोनेंस पे है, तो L इज इक्वल टू दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस XL होता है, उसकी वैल्यू होती है ω0L, रेजोनेंस पे है तो ω0। अब ω0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1/LC अंडर रूट है ना, ये आ गया, तो यहाँ लिख दो। तो XL क्या आ गया 1/LC अंडर रूट इंटू L। तो XL क्या आ गया यहाँ से, इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया। यहाँ L की पावर 1 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे, यस, बिकॉज 1 ऊपर जाएगी माइनस हाफ, तो हाफ ही बचेगा, हाफ को मतलब अंडर रूट। अब L कितना है 1.6, C कितना है 40 माइक्रोफैरेड, 40 इंटू 10⁻⁶, इसका ले लो रूट, तो बन गया 16/400 बन गया नीचे, और 10 की पावर हो गया 6, तो इसका रूट ले लो। 16 का रूट कितना होता है 4, 400 का रूट कितना होता है 20, 10 की 6 का आधा हो जाएगा, 10 की 3, तो वही ये बन गया 1/5 इंटू 10 की 3 कितना होता है 1000, तो काट के कितना बन जाएगा 200, तो 200 ऑप्शन है, 200 आंसर है। तो वही इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस का SI यूनिट ओम ही होता है, तो इतना ओम बन जाएगा SI यूनिट है ना, 200 SI यूनिट बन जाएगा ये। और SI यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है ना, ये SI यूनिट इसका ओम ही होगा। तो ये था भी इसका आंसर आएगा 200 SI यूनिट्स में। ओके देन।